हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग का प्रोसीजर, जो कि नर्सिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम आज देखेंगे कि सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग जो है वो कैसे करते हैं। एक्चुअल में सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग में क्या होता है, एक सेंट्रल कैथेटर होता है जो कि इंसर्ट किया हुआ होता है। सबक्लेवियन वेन से किया होता है या फिर जुगुलर वेन से किया हुआ होता है, और उस कैथेटर को इंसर्ट किया होता है जो पेशेंट का राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट होता है, वहाँ पे उसकी टिप होती है, जैसे कि आपको इमेज में विजिबल है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जो कैथेटर है और जो राइट एट्रियम का प्रेशर है, वहाँ का प्रेशर किस तरह का है उसको असेस करने के लिए हम जो है वो सेंट्रल वेनस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, और वहाँ के प्रेशर को मॉनिटरिंग करने के लिए हम जो प्रेशर मॉनिटर करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है कि जो कैथेटर है वो कहाँ इंसर्ट किया हुआ है, थ्रू सबक्लेवियन वेन इसको इंसर्ट किया हुआ है, और वो कहाँ है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियल प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आईसीयूज़ में, क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, इन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि इमेज में है कि ये आपका क्या है, सबक्लेवियन वेन के थ्रू जो वो कैथेटर इंसर्ट किया गया है, जिसकी टिप कहाँ है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में है। तो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में मतलब हम क्या असेस करेंगे, इसमें राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट का जो प्रेशर है हम उसको उसमें असेस करते हैं। ठीक है, वही होता है हमारा सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग। अब इस मेथड में हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड होता है इनडायरेक्ट असेसमेंट। इनडायरेक्ट असेसमेंट क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली मीन्स बिना इन्वेजिव किए, नॉन इन्वेजिव मेथड भी होता है ये। बिना इन्वेजन किए हम क्या करेंगे, सिर्फ जुगुलर वेन से उसका जो प्रेशर मॉनिटर करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे देंगे, जैसे कि आपको इमेज में विजिबल है। उसके बाद जो उसका एक्सटर्नल जुगुलर है उसमें हम जो है वो पाल्पेट करके उसकी पल्सेशन को नोट करेंगे। ठीक है, अब हम इस प्रोसीजर में आज बात करने वाले हैं सेकेंड मेथड का। सेकेंड मेथड क्या है, थ्रू द मैनोमीटर, इन्वेजिव प्रोसीजर जो है, जिसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, हम मेजरमेंट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया होता है कि पेशेंट का जो राइट एट्रियम होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे हमने कैथेटर इंसर्ट किया हुआ होता है, और कैथेटर के थ्रू हम जो है वो मॉनिटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्या है, मैनोमीटर है, और मैनोमीटर को हम अटैच करते हैं और थ्रू दी मैनोमीटर हम क्या है, असेस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटर करने के। तो सबसे मेन जो पर्पस होगा वो तो यही होगा कि हम राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के जो हेमोडायनेमिक्स हैं हम उसको असेस कर सकें। देन उसके बाद है कि हम इवेलुएट कर सकें कि पेशेंट क्या है, वो फ्लूइड रिसोसिट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मेनली जब पेशेंट क्या होता है, हाइपोवोल्मिया में जाता है, तभी हम सेंट्रल वेनस कैथेटर पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि पेशेंट क्या है, फ्लूइड रिसोसिटेशन को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन हम उसके बाद ताकि हमने जो सेंट्रल सर्कुलेशन में ड्रग्स एडमिनिस्टर करने हैं उनकी वैल्यू को असेस करने के लिए। देन नेक्स्ट है कि हम हाइपोटेंशन को असेस कर सके पेशेंट की, और पेशेंट जो है वो क्लिनिकल मैनेजमेंट में रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को असेस करने के लिए। देन नेक्स्ट जो पर्पस है वो है कि इवेलुएट करने के लिए कि पेशेंट हाइपोवोल्मिया जो है वो सेकेंडरी टू मेजर, मतलब शिफ्ट ऑफ द फ्लूइड की वजह से तो नहीं हो रहा है, या लॉस की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेनस जो कैथेटर है उसको इंसर्ट करते हैं, और सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या है पेशेंट का हम मॉनिटर करते हैं। देन नेक्स्ट पर्पस में आता है कि इवेलुएट करने के लिए कि जो पेशेंट है उसकी रिक्वायरमेंट फॉर इन्फ्यूज़न ऑफ आइनोट्रॉप्स कितनी है, उसको कितनी ज़रूरत है। ठीक है, आइनोट्रॉप्स जैसे कि हमारे क्या हो गया, डोपामाइन, डोबूटामाइन, ये सारे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे लिए गाइडलाइन होती है कि पेशेंट को कितनी फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, पेशेंट कितना इल है, कितना सीरियस है, और पेशेंट के ब्लड में कितना वॉल्यूम डिफिशिएंट है ब्लड का और फ्लूइड का। देन राइट एट्रियम का प्रेशर असेस करने के लिए। एंड लास्ट में हम क्यों इवेलुएट करते हैं, पेशेंट कहीं सर्कुलेटरी फेलियर में तो नहीं जा रहा है, और हम इसको क्या करेंगे, फिर कोरिलेट भी करेंगे पेशेंट की जो क्लिनिकल कंडीशन है उसके साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि सबसे ज़्यादा हम इसको असेस करते हैं जब अगर पेशेंट जो है वो हाइपोवोल्मिया हो, पेशेंट को फ्लूइड रिससिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस केस में हम सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को असेस करने के लिए हाँ, यही हमारा पर्पज़ होता है कि हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं और सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। देन आता है इंडिकेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर वाले केसेस होते हैं उन्हीं में हम जो है वो
इंसर्ट करते हैं कैथेटर और उन्हीं में हम मॉनिटर करते हैं। देन उसके बाद है कि अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में देना है। ये तो हमारा बेस लाइन जो हर पेशेंट का राइट होता है कि पहले पेशेंट क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। सुपाइन पोजीशन हम मोस्टली इसमें प्रेफर करते हैं कि पेशेंट क्या है, सुपाइन पोजीशन में होगा। देन सेकेंड चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जो मोनोमीटर है मोनोमीटर का जो 0 पॉइंट है, ठीक है, जो 0 पॉइंट है मोनोमीटर का पेशेंट का, वो क्या होना चाहिए, पेशेंट के फ्लैबोस्टैटिक लेवल में होना चाहिए। फ्लैबोस्टैटिक लेवल क्या होता है ये मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊँगी, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो 0 पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट। देन उसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि जो हमने उसमें सोल्यूशन का यूज़ करना है पेशेंट को इंसर्ट करने के लिए, वो क्या करेंगे, हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करेंगे। 0.9% नॉर्मल सलाइन का ही हम पेशेंट पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो सीवीपी लाइन होती है वो क्या होती है, मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो हमने ध्यान रखना है कि उस टाइम हम क्या करें, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करें जब भी हम जो है वो सीपीपी मॉनिटर कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर जब भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों नहीं, वो डायरेक्ट हार्ट पे इंसर्ट की हुई है, डायरेक्ट सेंटर है हार्ट का, डायरेक्ट सेंटर मतलब सेंट्रल लाइन पे इंसर्ट की डायरेक्ट वो हार्ट पे जा रही है, तो क्या है वो मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो 4 चीज़ें हमने मेन बोली हैं कि सुपाइन पोजीशन देनी है, 0 लेवल जो होना चाहिए फ्लैबोस्टैटिक लेवल पे होना चाहिए मैनोमीटर का। देन नॉर्मल सलाइन हमने यूज़ करना है इसमें, इसके अलावा हम कोई और सोल्यूशन यूज़ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमने बात की है वो बात की है कि जो सीवीपी लाइन होती है वो क्या होती है, मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो हमने एसेप्टिक टेक्निक्स क्या है, मॉनिटर करनी है, मेंटेन करनी है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक और स्टेरिलिटी के साथ हमने ये प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो इक्विपमेंट्स में आ जाएगा हमारे पास इन्फ्यूज़न सॉल्यूशन होगा, इन्फ्यूज़न सेट होगा, देन 3 वे एंड 4 वे स्टॉप कॉक होगा। देन उसके बाद हमारे पास आईवी पोल होगा जो कि बेड के साथ अटैच होगा, एडहेसिव टेप होगी, कारपेंटर लेवल होगा। कारपेंटर लेवल क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। देन डिस्पोजेबल सीवीपी मैनोमीटर होगा। देन उसके बाद हमारे पास आईवी सॉल्यूशन होगा, नॉर्मल सलाइन जो हमने पहले भी बात किया कि नॉर्मल सलाइन ही हम इसमें यूज़ करते हैं। देन उसके बाद पेन होता है मार्किंग करने के लिए। अब इन्फ्यूज़न सॉल्यूशन और इन्फ्यूज़न सेट तो आपको पता ही है कि इन्फ्यूज़न करने के लिए, जैसे कि अब ये इमेज में आ रहा है, फर्स्ट ये क्या है जो ब्लू और वाइट है, ये है हमारे पास 3 वे कैनुला, 3 वे स्टॉप कॉक है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, 3 वे या 4 वे स्टॉप कॉक होना चाहिए। देन जो सेकेंड साइड है ये हमारा मैनोमीटर है और मैनोमीटर के साथ में जो दी हुई है ये ट्यूबिंग है जिसको हम अटैच करके पेशेंट को फ्लूइड देंगे, ठीक है। जो नॉर्मल सलाइन है हम उसको पेशेंट में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है प्री प्रोसीजरल स्टेप्स आपने कौन कौन से ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट यही होता है कि आपने जो कंप्लीट प्रोसीजर है इंक्लूडिंग कॉम्प्लिकेशंस, इम्पॉर्टेंस, नीड्स, आपने पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करना है। एंड देन सेकेंड थिंग है कि आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। अगर सुपाइन पोजीशन ना भी पेशेंट बोर नहीं कर पा रहा है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन हमने ध्यान रखना होता है कि जो मैनोमीटर है उसका 0 पॉइंट पेशेंट के फ्लैबोस्टैटिक पोजीशन पे ही रहे, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर कि हमने प्रोसीजर कैसे हमने जो है वो मॉनिटर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑल दी जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होंगे हमने उनको नियर बेड साइड असेंबल कर देना है ताकि हमारे नियर टू रीच हों। देन सेकेंड थिंग हमने जो है वो हैंड वॉश करने हैं ताकि हम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। एंड देन उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। पोजीशन जैसे मैंने आपको बोला कि हम पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली सुपाइन पोजीशन देते हैं, बट अगर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को हमने पोजीशन देनी है, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है ताकि हम प्रोसीजर अच्छे से कर सकें, क्योंकि अगर पेशेंट थोड़ा सा भी हिला या पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, तो हमारी जो सीवीपी हम वैल्यू है वो क्या है, अल्टर कर सकती है। जैसे कि अगर पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, पेशेंट बार बार हिल रहा है, तो वैल्यू अल्टर कर सकती है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो मैनोमीटर है हम उसको अटैच कर देंगे आईवी पोल के साथ में, और जो मैनोमीटर का 0 पॉइंट होगा उसका लेवल हम देखेंगे कि पेशेंट के राइट एट्रियम लेवल पे हो। अब पेशेंट का राइट एट्रियम लेवल कहाँ पे होगा, पेशेंट का राइट एट्रियम लेवल जो होता है वो होता है एग्जैक्ट जो हमने डिस्कस किया था पीछे भी, फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट।
एक्चुअल में जो फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे क्या होता है, पेशेंट का जो राइट एट्रियम होता है वो पोजीशन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये बेड है, बेड पे, इस बेड साइड पे आईवी पोल लटका हुआ है, तो आईवी पोल पे हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे मैनोमीटर, और जो मैनोमीटर होना चाहिए उसका जो ज़ीरो लेवल होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, पेशेंट के फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट पे, ठीक है। जो ज़ीरो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पेशेंट के फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट पे। और फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट क्या होता है, फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पेशेंट का राइट एट्रियम सिचुएटेड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको मेज़र कैसे करना है, अब है कि हमें फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट हमने देखना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम लटा देंगे बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में, जैसे कि मैंने बोला। उसके बाद हम क्या, यहाँ पे यूज़ होगा आपका जो कारपेंटर लेवल था, कारपेंटर लेवल, ठीक है। तो पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन पे लटाया है। पेशेंट का फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट हम देखेंगे कि जो फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट है वहाँ पे क्या आना चाहिए, ज़ीरो लेवल ऑफ द मैनोमीटर आना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो पॉइंट वहाँ पे आना चाहिए, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि मार्क किया हुआ फ्लैबोस्टैटिक, और दूसरी साइड को आईवी पोल है जहाँ पे हमने मैनोमीटर लगाया है। इसका ज़ीरो पॉइंट कहाँ पे है, पेशेंट के फ्लैबोस्टैटिक के पैरेलल में है। अब उसके बाद सबसे पहले हम मेज़र करेंगे फ्लैबोस्टैटिक लेवल कैसे मॉनिटर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कारपेंटर लेवल जो है, जो एक बोर्ड टाइप का होता है, उसको हम पेशेंट के लेवल पे रखेंगे। और जब हमने उसको पेशेंट के लेवल पे रखा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे जो पेशेंट की अपर चेस्ट वॉल है और जो लोअर चेस्ट वॉल है, मींस कि जो पेशेंट की एंटीरियर और पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है, हम उसका मिड पॉइंट मेज़र करेंगे, ठीक है। उसका मिड पॉइंट हमने मेज़र करके मार्क करना है। मिड पॉइंट हमने मेज़र किया पेशेंट का और उसको हमने मार्क कर दिया, जो हमने पेन लिखा था इक्विपमेंट में उसके थ्रू हम उसको मार्क करेंगे, और उसी के एग्जैक्ट लेवल पे विद द हेल्प ऑफ कारपेंटर लेवल हम जो है वो मेज़र करेंगे कि हमारा मैनोमीटर का ज़ीरो पॉइंट सिचुएटेड हो, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पे लटा देंगे। उसके बाद पेशेंट की जो अपर चेस्ट वॉल और लोअर चेस्ट वॉल, मीन्स कि जो पेशेंट की एंटीरियर चेस्ट वॉल है और जो पोस्टीरियर चेस्ट वॉल है, उनका हम मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। उनका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम मार्क करेंगे पेशेंट के साथ में, और जो उनका मिड पॉइंट होता है वो कैसे निकलेगा आपका। अब अपर चेस्ट वॉल, लोअर चेस्ट वॉल है, उसके बाद हम देखेंगे जो एक्सिलरी पॉइंट है, जो मिड एक्सिला है, एक्सिला से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, जैसे कि आपको इमेज में विजिबल है कि इसमें हमने क्या किया, जो ए वाली इमेज है इसमें हमने क्या किया, अपर चेस्ट वॉल है, लोअर चेस्ट वॉल है, उसका हमने सेंटर निकाला है जिसको मिड चेस्ट बोला है, ठीक है। अब मिड चेस्ट पे हम ये पॉइंट कैसे लेंगे, और ये मिड चेस्ट वाला पॉइंट क्या होगा, यही हमारा एग्जैक्ट जो है वो फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट है। और इसको हम मेज़र कैसे करेंगे, जो हमारा मिड हमने पॉइंट ले लिया और उसके बाद जो हमारा एक्सिला से हम देखेंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ है, और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ही क्या आएगा, ये फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट एग्जैक्टली मेज़र होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ, अपर चेस्ट वॉल, लोअर चेस्ट वॉल का मिड पार्ट, ठीक है। और मिड पार्ट में भी हम कैसे मेज़र करेंगे, एक्सिला से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को हम मार्क करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे ही राइट एट्रियम की सिचुएशन होती है, और अगर आपने ये फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट मेज़र नहीं किया तो आपकी वैल्यू अल्टर कर सकती है, जो CVP वैल्यू है वो अल्टर कर सकती है, ठीक है। अब आपने फ्लैबोस्टैटिक पॉइंट मेज़र कर दिया, इसी के लेवल पे आपने मैनोमीटर को प्लेस करना है। मैनोमीटर का जो ज़ीरो लेवल होगा वो हमने इसके लेवल पे प्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ कारपेंटर लेवल। अब इसके बाद है कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो CVP कैथेटर होगा उसको कनेक्ट करेंगे 3 वे के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड से जो पेशेंट वाली साइड होगी, मतलब जैसे जो हमने स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, स्टॉप कॉक हमने मैनोमीटर के साथ में अटैच कर दिया। देन हम क्या करेंगे, वन साइड जो है वो नॉर्मल सलाइन के साथ में अटैच कर देंगे, और जो सेकेंड वाली साइड होगी उसको हम कहाँ पे अटैच करेंगे, पेशेंट के साथ में अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 3 वे लेना है, और 3 वे की वन साइड जो होगी वो पेशेंट के साथ में, और दूसरी साइड क्या होगी, जो नॉर्मल सलाइन हमने लिया हुआ है, नॉर्मल सलाइन के साथ में हम कनेक्ट करेंगे सेकेंड साइड, और वन साइड क्या करेंगे, पेशेंट वाली साइड के साथ में हम अटैच करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ओपनिंग रखेंगे, ओपनिंग हम रखेंगे
नॉर्मल सलाइन से मैनोमीटर वाली साइड में, और क्लोजिंग कर देंगे हम सबसे फर्स्ट पे हम पेशेंट वाली साइड को हम क्या रखेंगे, बंद रखेंगे, ठीक है। और ओपनिंग हम कहाँ रखेंगे, नॉर्मल सलाइन से मैनोमीटर वाली तरफ को, पेशेंट की साइड को हमने स्टॉप करना है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप में हम नॉर्मल सलाइन को जाने देंगे, मैनोमीटर की तरफ को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। अब मैनोमीटर की तरफ को फ्लो कर रहा है तो उसको हमने फ्लो करवाना है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 सेंटीमीटर तक। जो मैनोमीटर होगा ना उसमें वैल्यूज़, उसमें लेवल दिया होता है, ठीक है। तो उससे इनलेट से हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 सेंटीमीटर तक हम जो है वो उसको फिल करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल कर दिया मैनोमीटर में 20 to 25 सेंटीमीटर, जैसे कि इमेज में है, ये एक साइड से इनलेट है, एक साइड से आउटलेट है। अब जैसे ये अभी इमेज आ रही है तो इसमें हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने जैसे आपको बोल दिया कि हमने पेशेंट वाली साइड को क्या रखना है, ऑफ रखना है। और फ्लश किस तरफ को करना है, नॉर्मल सलाइन से किसकी तरफ को, मैनोमीटर वाली साइड को। और मैनोमीटर वाली साइड में भी कितना हमने फ्लश करना है, 20 to 25 सेंटीमीटर तक हमने सिर्फ इसको फिलअप करना है। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे जो नॉर्मल सलाइन वाली साइड होगी, जो आईवी पोर्टल होगा उसको हम बंद कर देंगे। और ओपन कौन सा पोर्टल रखेंगे, हम मैनोमीटर से पेशेंट साइड वाला पोर्टल ओपन करेंगे, ठीक है। तो जो 20 to 30 सेंटीमीटर तक के लिए फ्लूइड भरा है ना, वो पेशेंट की तरफ को इससे फ्लश होगा। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड में सैम्पल पोर्टल जो मतलब मैनोमीटर वाला पोर्टल है वहाँ से पेशेंट वाली साइड को। अब थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, जो मैनोमीटर वाला पोर्टल है हम उसको बंद कर देंगे। और जो पेशेंट से नॉर्मल सलाइन जो आईवी लाइन है वहाँ से हम डायरेक्ट पेशेंट वाली तरफ को जो है वो फ्लूइड जाने देंगे, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट पोर्टल में हम क्या करेंगे, पेशेंट साइड बंद रखेंगे और जो फ्लूइड होगा उसको हम आईवी पोर्टल से मैनोमीटर में जाने देंगे। सेकेंड में हम आईवी पोर्टल बंद रखेंगे और मैनोमीटर से पेशेंट की साइड को जाने देंगे। और थर्ड में हम मैनोमीटर बंद रखेंगे और एनएस से पेशेंट वाली साइड को फ्लूइड जाने देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने क्या बोला था कि जो फ्लूइड है उसको हमने सबसे फर्स्ट पोर्टल में क्या किया था, हमने सबसे फर्स्ट पोर्टल में हमने पेशेंट वाली साइड ब्लॉक रखी थी और जो फ्लूइड है उसको नॉर्मल सलाइन से मैनोमीटर की तरफ को फ्लो करने दिया था। तो मैनोमीटर से फ्लो करने देंगे हम 20 to 25 सेंटीमीटर तक। 20 to 25 सेंटीमीटर तक जब ये फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लेवल होगा उसको क्लोज़ कर देंगे, जो एनएस का फ्लो है उसको हम बंद कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल सलाइन वाली साइड होगी उसका कम्युनिकेशन हम बंद कर देंगे, स्टॉप का कुछ तरफ को हम जो है वो क्लोज़ कर देंगे। और जो ओपन रखेंगे, मतलब जो सेकेंड स्टेप जो हमने पढ़ा था कि 20 to 20 सेंटीमीटर तक फिलअप हो गया तो हमने क्लोज़ कर दिया नॉर्मल सलाइन वाला पोर्टल। और ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे किसके बीच में, मैनोमीटर और पेशेंट के बीच में, मैनोमीटर और पेशेंट के बीच में हम फिर कम्युनिकेशन करवाएंगे, ठीक है। जो हमने सेकेंड स्टेप में पढ़ा था कि सेकेंड स्टेप में हम ऐसा करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हमने जो मैनोमीटर है और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेट करवाया तो जो हमारा फ्लूइड है जो हमने मैनोमीटर में फिल किया था 20 to 25 सेंटीमीटर, वो कितना फॉल हुआ, ठीक है। वो एकदम से फॉल करेगा, रैपिड फॉल करेगा और हमने देखना है कि वो कितना फ्लूइड जो है वो रैपिडली फॉल हुआ। जहाँ पे वो फॉलिंग का लेवल रुक जाएगा वही फॉलिंग का लेवल क्या होगा, हमारा सीवीपी पॉइंट होगा। जैसे कि 20 to 25 सेंटीमीटर हमने फिल किया हुआ था तो वहाँ से वो क्या होगा, रैपिड फॉल होगा। जब हम पेशेंट की तरफ को उसको ओपन करेंगे तो जहाँ पे भी वो स्टॉप होगा वो हमारा पॉइंट क्या होगा, सीवीपी पॉइंट होगा। ठीक है। तो जब हम ये चीज़ कर रहे हो तो उस टाइम हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने ओवरफ्लो नहीं कर देना है कि पूरा ही जो मैनोमीटर का फ्लूइड है वो पूरा ही पास आउट हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे हो रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप जिसमें हमने क्या किया, जो एनएस वाली साइड है उसको हमने ब्लॉक कर दिया और मैनोमीटर से पेशेंट की तरफ को फ़्लो रखा और जहाँ पे भी वो फ़्लो स्टॉप होगा वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सीवीपी पॉइंट होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, स्टेबलाइजेशन देखनी है, पेशेंट की पोजीशन देखनी है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है। और उसके बाद है कि हमारा जो सीवीपी की एक्चुअली नॉर्मल रेंज होती है वो 0 to 8 सेंटीमीटर ऑफ H2O होती है। अगर पेशेंट इसी रेंज में है तो वो नॉर्मल रेंज है। अगर पेशेंट 0 to 8 सेंटीमीटर के बीच में है, मतलब जो फ्लूइड ऊपर से फॉल हुआ है अगर वो 0 to 8 सेंटीमीटर के बीच में है तो क्या है, वो
नॉर्मल रेंज में है। जो नॉर्मल वैल्यू है वो पेशेंट टू पेशेंट में भी चेंज कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। जो पेशेंट मतलब जो CVP की वैल्यू आएगी वो सभी केसेस में सेम नहीं हो सकती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने पेशेंट को फ्रिक्वेंट चेंजेस के लिए असेस करते रहना है, पेशेंट को देखना है कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन बेटर है या नहीं है, ठीक है। हमने पेशेंट को देखना है कि पेशेंट कहीं हाइपोवॉलेमिया तो नहीं है, वो CVP से हमें मॉनिटर हो जाएगा। सेकेंड थिंग हमने देखनी है कि अगर पेशेंट की जो CVP वैल्यू है वो 0 आ रही है, 0 इंडिकेट करे, तो इसका मतलब पेशेंट हाइपोवॉलेमिया है। और अगर पेशेंट की जो वैल्यू है वो 15 to 20 सेंटीमीटर तक आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट हाइपरवॉलेमिया में है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि अगर 0 है तो मतलब हाइपोवॉलेमिया है, और अगर 15 to 20 के बीच में है वैल्यू CVP की, तो पेशेंट क्या है, हाइपरवॉलेमिया में है, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट क्या है, फ्लूइड के लिए फ्लूइड रिससिटेशन के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद लास्ट स्टेप है, अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो मैनोमीटर वाला स्टॉप कॉक होगा उस तरफ को कर देना है, मैनोमीटर हमने क्लोज कर देना है, और नॉर्मल जो फ्लूइड है वो नॉर्मल सलाइन हमने पेशेंट को फ्लो करने देना है। अगर पेशेंट को नीड है तो, अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरवॉलेमिया में है तो हमने डिस्कनेक्ट कर देना है, अगर हाइपोवॉलेमिया में है तो हमने फ्लूइड पेशेंट को जाने देना है। देन उसके बाद हमने हैंड वॉश करने हैं, और जो भी हमारी CVP की मॉनिटरिंग आई है हमने उसको रिकॉर्ड करना है। अब उसके बाद है कि आपने पोस्ट प्रोसीजर स्टेप में रिकॉर्ड क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है, पेशेंट की इंसर्शन साइट कैसी है, वहाँ कोई निमोथोरैक्स, हेमोथोरैक्स, एम्बोलिज्म तो नहीं है, हमने एसेप्टिक टेक्निक्स अच्छे से फॉलो किया या नहीं किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ हमने देखा साइट की जो ड्रेसिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब आता है कि चार्टिंग आपने क्या क्या करनी है। चार्टिंग में आपने जितना हमारी CVP की वैल्यू है ये वो चार्ट करना है। देन सेकेंड आपने टाइम ऑफ मॉनिटरिंग करना है चार्ट, कि आपने किस टाइम पे CVP मॉनिटर किया था। देन उसके बाद आपने देखना है कि नीडल इंसर्शन जहाँ पे है वो साइट कैसी है, रेडनेस तो नहीं है वहाँ पर, या कोई इन्फेक्शन नज़र तो नहीं आ रहा है, या फिर ड्रेसिंग गंदी तो नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट में आपने पेशेंट के कंडीशन और पेशेंट के वाइटल साइंस आपने जो है वो मॉनिटर करने हैं। ये सारी चीज़ें आपने मॉनिटर करके जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चार्ट होगा उसमें। देन उसके बाद है लास्ट में स्पेशल रिकमेंडेशंस कुछ होती हैं, कंसिडरेशंस होती हैं जो हमने ध्यान में रखनी होती है। तो स्पेशल कंसिडरेशंस में हमने सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पेशेंट का जो जब हमने इंसर्ट किया है फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम हमने 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट के इंटरवल में हमने जो है वो CVP मॉनिटर करना है, ताकि हम पेशेंट का बेसलाइन डाटा ले सकें कि पेशेंट को जो है वो सेंट्रल वेनस कैथेटर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देन उसके बाद अगर उसमें वेरिएशन जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है तो हमने अपने जो भी सीनियर्स होंगे या डॉक्टर्स होंगे उनको इन्फॉर्म करना है। इसका मतलब कि पेशेंट का जो सेंट्रल वेनस कैथेटर है वो प्रॉब्लमेटिक है और पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद हमने ध्यान रखना है कि अगर जो CVP वॉल्यूम है वो क्यों एलिवेट हो सकता है। तो CVP वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से एलिवेट हो सकता है, जैसे कि वेस्कुलर वॉल्यूम डिप्रेस्ड कार्डियक फंक्शन की वजह से हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर क्रॉनिक लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से जो है वो पेशेंट का जो CVP है वो एलिवेट हो सकता है। एंड डिक्रीज CVP जैसे कि हमने बात की थी कि हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से हो सकता है, तो इसमें क्या क्या कॉजेज़ आएंगे, जैसे कि रिड्यूस वेस्कुलर वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, डिक्रीज मीन एट्रियल प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन की वजह से भी हाइपोवॉल्यूमिया पेशेंट में हो सकता है, और जो पेशेंट का CVP का लेवल है वो है डिक्रीज हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ हों या कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो। ये इन्फॉर्मेटिव होगी, मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स डालने की कोशिश की हैं, फिर भी अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।